अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अमाइनो एसिड के बारे में। देन हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में। देन हम पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे और डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है। 20% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। के जो इंसानी जिस्म है वो नियर अबाउट 20% जो है वो प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल है। और ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनका जो ड्राई वेट होता है वो 50% जो है वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। Protein are large complex molecule that are critical for normal functioning of cells। के जो प्रोटीन होती है ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये कम्प्लेक्स होता है। मतलब ये बहुत कम्प्लेक्सिटी के साथ ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये इनके जो मोनोमर्स होते हैं, जो इनके सब यूनिट्स होते हैं वो बहुत कम्प्लेक्सिटी के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देन ही एक प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। और ये सेल की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ये कह सकते हैं कि कलीदी किरदार अदा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सबसे पहले जो है सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और देन है क्या अपना न्यूक्लियस। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का जो मेजर पार्ट है वो प्रोटीन पे मुश्तमिल है। अगर हम साइटोप्लाज्म में देखें तो मेजॉरिटी जो है वो प्रोटीन ही फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, हार्मोन्स की फॉर्म में या और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होती है। इसी तरह अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस के अंदर भी मतलब मेजॉरिटी जो होती है वो प्रोटीन की ही होती है। They are essential for structure, function and regulation of body tissue and organ। कि ये बॉडी की स्ट्रक्चर के लिए कि जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, बॉडी जो सेल्स की फॉर्मेशन होती है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो बॉडी के टिश्यूज एंड आर्गन को रेगुलेट कर रहे रेगुलेशंस चाहिए होती हैं वो भी इन्हीं प्रोटीन की वजह से ही होती हैं। तो कलेक्टिवली हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी भी बॉडी के अंदर। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड। कि ये जो प्रोटीन है ये छोटे यूनिट पे मुश्तमिल होती है, या मोनोमर्स पे मुश्तमिल होती है, या सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होती हैं। हम उनको नाम देते हैं अमाइनो एसिड का। और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है कि ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और देन ये प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। इन द वेरी फर्स्ट हमने बात की कि ये जो प्रोटीन है ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। और इनका जो लार्ज और कम्प्लेक्स होना है वो इन बिल्डिंग ब्लॉक की वजह से ही होता है। इनकी सीक्वेंस, इनके नंबर के हिसाब से ही इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वही मतलब कम्प्लेक्सिटी वजूद में आती है इन अमाइनो एसिड की वजह से ही। They are attached to one another by peptide bond forming a long chain of protein। कि ये हमने ये बात कर ली कि ये जो प्रोटीन है ये बिल्डिंग ब्लॉक, इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो अमाइनो एसिड हैं। अब वो अमाइनो एसिड जो हैं वो कैसे बिल्डिंग ब्लॉक बनते हैं, इनका किस तरह से प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात क्लियर हुई कि ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये एक दूसरे से किस चीज से जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने एक बात आती है कि वो है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये पेप्टाइड बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर है, पेप्टाइड बॉन्ड की जो नेचर है ये क्या है। पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में एक किस्म का कोवलेंट बॉन्ड है।
अगर नाइट्रोजन और कार्बन एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो एक क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ये प्रोटीन के अंदर ही मौजूद होते हैं, और ये किन सब यूनिट के दरमियान में डिफरेंट अमाइनो एसिड एक दूसरे से इन पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ही इंटरकनेक्ट होते हैं। अगर हम अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर एंड इट्स क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, हमने ये तो बात कर ली कि प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो तो अमाइनो एसिड है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या है, ये अमाइनो एसिड किस तरह से बने होते हैं, किन किन एटम पे मुश्तमिल होते हैं, और हम इनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। An amino acid contain both carboxylic group and amino group, कि ये एक जो अमाइनो एसिड है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद होता है, अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होता है। तो इससे एक बात ये क्लियर हो गई कि एक अमाइनो एसिड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा जो है वो अमाइनो ग्रुप है, और तीसरा भी एक ग्रुप होता है जिसे हम अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं, मगर इसकी भी हम आगे बात करेंगे। Amino acid that have an amino group bonded directly to alpha carbon as referred to as a alpha amino acid, के जो अमाइनो एसिड जो जुड़ा होता है डायरेक्टली अल्फा कार्बन के साथ, कि जो सेंट्रल कार्बन होता है उसके साथ जो अमाइनो एसिड डायरेक्टली जुड़ा होता है उसको हम अल्फा अमाइनो एसिड कहेंगे। ये बात आगे क्लियर होगी जब हम इसका फैक्टोरियल व्यू देखेंगे। Every alpha amino acid has a carbon atom called alpha carbon, कि हर अमाइनो एसिड के अंदर एक सेंट्रल कार्बन मौजूद होती है, उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और ये अल्फा कार्बन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अल्फा कार्बन के साथ ही जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें बॉन्डेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये भी डायरेक्टली अल्फा कार्बन के साथ ही जुड़ा होता है। इसी तरह अमाइनो एसिड की बात करें, अमाइनो ग्रुप की बात करें जो कि NH2 है, ये भी डायरेक्टली अल्फा कार्बन के साथ ही जुड़ा होता है। और इसके साथ क्या होता है? एक हाइड्रोजन एटम होता है। और नेक्स्ट आर ग्रुप मौजूद होता है जिसे हम अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। और ये जो अल्काइल ग्रुप होता है इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन होती हैं वो वेरिएट करती हैं। जितना ज्यादा वेरिएशन होगी, जितना ज्यादा कार्बन की तादाद होगी, उसी तरह से जो अमाइनो एसिड है उसकी भी नेचर चेंज होगी, तब्दील होगी। अगर हम यहाँ पे इसको फिगर की फॉर्म में देखें, पेक्टोरल व्यू इसका देखें, तो यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो सेंट्रल वाला कार्बन है इसको हमने नाम दिया हुआ है अल्फा कार्बन का, और इसे सी अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन हम देखेंगे कि इस अल्फा कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका जो फंक्शनल ग्रुप है COOH है, तो इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा होता है। इसी तरह इसको हम अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें कि जो अमाइनो ग्रुप डायरेक्टली अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हो इसे हम अल्फा अमाइनो ग्रुप भी कह सकते हैं। और इसी तरह जो तीसरी चीज यहाँ पे मौजूद होती है किसी भी अमाइनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो तीसरी चीज यूज होती है वो होता है हाइड्रोजन एटम। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप हर अमाइनो एसिड में मौजूद होंगे, मगर ये जो आर होता है, ये जो फोर्थ नंबर का ये फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। ये हर अमाइनो एसिड के अंदर वेरिएट करता है, चेंज होता है। ये किस तरह से वेरिएट करता है? ये उसके अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ कार्बन है वो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से, किस किस्म का जो है अल्काइल ग्रुप इस अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो टाइप्स होती हैं जो क्लासिफाई किया जाता है वो भी इन्हीं आर ग्रुप की वजह से ही इस अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया जाता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की जाती हैं। अगर हम यहाँ पे, अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की तो बात कर ली, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, कि अमाइनो एसिड को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। देयर आर 20 अमाइनो एसिड,
कि जो नेचुरली मौजूद होते हैं, जो मेजॉरिटी अमाइनो एसिड्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर अल्काइल ग्रुप। कि रिसेंटली हमने बात की कि जो क्लासिफाई किया जाता है, जो इनकी टाइप्स आगे जिनको कैटेगराइज किया जाता है, वो उनके अल्काइल ग्रुप की वजह से ही किया जाता है। दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी के, और ये भी है कि हम इनको पोलैरिटी की बुनियाद पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। पोलैरिटी की बुनियाद पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन से अमीनो एसिड जो हैं वो पोलर हैं, कौन से जो नॉन पोलर हैं, कि कौन से अमीनो एसिड जो हैं वो वाटर के जो वाटर यूज एज अ सॉल्वेंट होता है उसके अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, और कौन से जो अमीनो एसिड्स हैं वो जो नॉन पोलर कंपाउंड हैं लाइक बेंजीन उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि जो अमीनो एसिड्स हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक जो है हाइड्रोफोबिक है, दूसरा जो है हाइड्रोफिलिक है। इनका नाम ही जाहिर कर रहा है, जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं वो अमीनो एसिड जो वाटर रेजिस्टेंस हैं, कि जो वाटर के खिलाफ रेजिस्टेंस रखते हैं और उनसे दूर भागते हैं। कि हाइड्रो मीन वाटर और फोबिक मीन खौफ, के जो पानी से खौफ खाते हैं, पानी से दूर भागते हैं, कि पानी जो है पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। हम सिंपल वर्ड में इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं, ये वो अमीनो एसिड होते हैं जो इजीली वाटर के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। हाइड्रो मीन वाटर एंड फिलिक मीन लविंग, के ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये पानी को लव करते हैं, उनके अंदर जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर हम हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड को मजीद कैटेगराइज करें तो वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम नॉन पोलर की बात करें, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स की बात करें, तो इसमें हमारे पास जो है एरोमेटिक ग्रुप मौजूद है, कि वो अमीनो एसिड जिनके अंदर जो है मौजूद बेंजीन रिंग मौजूद होगा, और दूसरे जो अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर अल्काइल ग्रुप मौजूद होगा। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप वाले अमीनो एसिड्स हैं उनमें ग्लाइसिन है, एलिनीन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, मेथियोनीन है और प्रोलीन है। और इसी तरह अगर हम एरोमेटिक ग्रुप कंटेनिंग नॉन पोलर अमीनो एसिड्स की बात करें तो वो हमारे पास फिनाइलिन है और ट्रिप्टोफेन है। और इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो इसको भी मजीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है वो न्यूट्रल हैं, दूसरे जो हैं वो एसिडिक हैं, एंड द नेक्स्ट वन बेसिक। अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो इसके पास न्यूट्रल में हमारे पास एग्जाम्पल हैं टायरोसिन है, सीरीन है, थ्रियोनिन है, सिस्टीन है, ग्लूटामीन है और एस्परजीन है। और इसी तरह अगर हम एसिडिक नेचर कंटेनिंग जो है अमाइनो एसिड्स उनकी बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास है ग्लूटामिक एसिड है और एस्पार्टिक एसिड है। और इसी तरह बेसिक नेचर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स की बात करें तो हमारे पास लाइसिन है, हिस्टिडीन है और आर्जिनिन है। तो इस तरह से हमने जो अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया है। और भी हम अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी एसेंशियबिलिटी की बुनियाद पे, कि वो बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं या नॉन एसेंशियल हैं। अगर हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करें, अमाइनो एसिड विच यू नीड थ्रू योर डाइट, कि वो अमाइनो एसिड जिनकी जो ज़रूरत हमें खुराक के ज़रिए पड़ती है, कि उन अमाइनो एसिड्स को हमें खुराक के थ्रू बॉडी के अंदर लेना पड़ता है, कि हम खुराक के थ्रू उनको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। मतलब वो अमाइनो एसिड योर बॉडी कैन नॉट मेक देम, कि वो अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी कंपोज नहीं कर सकती, नहीं बना सकती, कि वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती वो हमें खुराक के जरिए लेने पड़ते हैं, उनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या हैं? आर द अमाइनो एसिड विच आर नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर डाइट, कि वो अमाइनो एसिड जो आपकी खुराक का लाजमी हिस्सा नहीं है। क्यों हिस्सा नहीं है? वो इसलिए कि दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय योर बॉडी,
कि वो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है, कि वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सके उनको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि वो हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन अमाइनो एसिड्स को जरूरी नहीं होता कि हम खाएं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इन द वेरी फर्स्ट हम देखते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को, कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल हैं हिस्टिडीन की, आइसोल्यूसिन की, लियोसिन की, मिथ्योनिन की, फिनाइलिन की, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान और विलेन की। ये हमारे पास जो हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इसी तरह अगर हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करें तो उसमें हमारे पास एलानिन है, आर्जिनिन है, एस्परजीन है, एस्पर्टेट है और साइटिसिन है, ग्लूटामिक है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन है, ऑर्निथीन है, प्रोलीन है, सेरीन है और टायरोसिन है। ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो नॉन एसेंशियल हैं, कि जिनका खाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बट ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इनको हमें लाजमी तौर पे अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बांड से जुड़े होते हैं। तो पेप्टाइड बांड को थोड़ा सा देखते हैं। All amino acids are linked together by amide group called peptide bond, कि ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये अमाइड ग्रुप के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसाइज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड एट द एंड ऑफ ग्रोइंग पेप्टाइड चेन रिएक्ट विद अमाइनो ग्रुप ऑफ एन इनकमिंग अमाइनो एसिड रिलीज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली हमने बात की है एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की, तो इसमें जो थे एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप था और दूसरा अमाइनो फंक्शनल ग्रुप था। अगर हम देखें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो जो मौजूद पहले वाला अमाइनो एसिड होता है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और न्यू इनकमिंग अमाइनो जो अमाइनो एसिड होता है उसका अमाइनो ग्रुप जब आपस में जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और उनके दरमियान में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बनता है, तो उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसको हम आगे पेक्टोरल व्यू में इजीली इसको समझ सकेंगे। द रिजल्टिंग बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन द वेरी फर्स्ट आपको यहाँ पे एक अमाइनो एसिड नजर आ रहा है जिसका ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है, ये पहले से मौजूद है R1 जो है। और इसी तरह जो R2 है न्यू इनकमिंग अमाइनो एसिड है, इसका जो अमाइनो ग्रुप है वो रिएक्ट करता है एग्जिस्टिंग अमाइनो ग्रुप के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है कि दो हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप से और एक ऑक्सीजन जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। अब ये आपस में कंबाइन होते हैं, रिलीज होते हैं और इस तरह से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है और कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन और अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के दरमियान में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये किस तरह से बॉन्ड जो है ये फॉर्म हुआ है। यहाँ से H2O यहाँ से जो है रिलीज हो गया है। उम्मीद है कि आपको जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, कि जो प्रोटीन किस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द डीएनए ऑफ जीन दैट इनकोड द प्रोटीन। मतलब ये कि अगर हमें सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें उस डीएनए के उस पोर्शन के बारे में जानना होगा जो कि प्रोटीन को इनकोड कर रहा है, कि हमें जीन की सीक्वेंस के बारे में पता होगा, देन ही हम प्रोटीन की सीक्वेंस को डिटरमाइन कर सकेंगे। क्योंकि जीन के अंदर वो तमाम जो मालूमात होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, वो सीक्वेंस होती हैं जो एक प्रोटीन को बनाने में जो है एक मैसेज का रोल अदा करती हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो जीन होता है ये लाजमी नहीं होता कि एक पोर्शन ऑफ प्रोटीन को, सिंगल पोर्शन ऑफ प्रोटीन को इनकोड करे, बट ये पॉसिबल है कि ये मल्टीपल सब यूनिट ऑफ प्रोटीन को भी इनकोड कर सकता है।
कि एक जीन एक प्रोटीन के लिए भी और एक से ज्यादा प्रोटीन के लिए भी इनकोडिंग का काम करता है। A chain in the gene's DNA sequence may lead to a change in amino acid sequence of protein। कि अगर थोड़ी सी चेंज भी डीएनए का जो जीन है, जो मतलब ये मैसेज का एक, ये कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का एक मैसेजिंग पार्ट है, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी सीक्वेंस की चेंजिंग आ जाए तो जो प्रोटीन उससे बननी होती है उस प्रोटीन के अंदर भी चेंज आ जाता है, उस प्रोटीन की सीक्वेंस के अंदर भी चेंज आ जाता है। Even changing just one amino acid in protein sequence can affect the protein overall structure and function। कि अगर एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के अंदर भी चेंज आ जाए, रद्दोबदल हो जाए, तो वो सारी की सारी जो प्रोटीन होती है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर भी अफेक्ट करती है। कि एक थोड़ी सी चेंज की वजह से उस प्रोटीन की जो फंक्शनिंग होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और वो भी चेंज हो जाती है। To understand how a protein gets its final shape or conformation, we need to understand the four level of protein। कि अगर हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो हमें जो 4 लेवल हैं, 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं, उनके बारे में जानना होगा। वो 4 जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं? इन द वेरी फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर, इन द नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटर्शरी स्ट्रक्चर। ये 4 जो लेवल हैं, 4 लेवल्स हैं, अगर हम इनको अंडरस्टैंड कर जाएं देन हम प्रोटीन की सीक्वेंस या स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। इन द वेरी फर्स्ट अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? The simplest level of protein structure, primary structure, is simply the sequence of amino acid in polypeptide chain। कि ये सिंपलेस्ट लेवल ऑफ प्रोटीन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक जो पेप्टाइड चेन है उसके अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को देखते हैं, और ये जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है या लेवल ऑफ स्टडी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, द हार्मोन इंसुलिन हैज 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। कि ये जो इंसुलिन होता है इसके पास 2 सेट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, चेन ए और चेन बी। The sequence of A chain and the sequence of B chain can be considered as an example for the primary structure। कि अगर हम इन दो चेन को देखें तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चेन ए है, चेन बी है, और इनकी जो सिंपल जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। और ये जो आपस में जुड़े होते हैं ये डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े होते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर टू लोकल फोल्ड स्ट्रक्चर दैट फॉर्म विद इन पॉलीपेप्टाइड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एटम। कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो फोल्ड होता है, और वो फोल्डिंग क्यों होता है? उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर मौजूद जो एटम हैं उनके दरमियान में इंटरेक्शन होता है, उनके दरमियान में मौजूद जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाते हैं, और वो बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप की हो सकती है। हेड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि आयोनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है। ये चीजें हम आगे इसको डिटेल के साथ देखेंगे। The most common type of secondary structure are the helix, alpha helix and the beta pleated sheet। कि अगर हम यहाँ पे देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में हम जानेंगे। बोथ स्ट्रक्चर आर हेल्ड इन शेप बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। के ये जो अल्फा हेलिक्स है और बीटा प्लेटेड शीट है ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, विच फॉर्म बिटवीन द कार्बोनाइल ओ, मतलब जो कार्बन का जो एटम O होता है ऑक्सीजन होता है, और जो दूसरे अमीनो एसिड का एटम होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो इसके दरमियान में भी ये क्या कह सकते हैं कि इनके दरमियान में भी जो है वो जो अब देखें जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है,
और जो ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप है इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन दो पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वजूद में आती हैं और वो एक दूसरे को जोड़े रखती हैं, जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं कि ये अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से जुड़े होते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर देखें ये बीटा प्लेटेड शीट है, नीचे जो है ये अल्फा हेलिक्स है, तो इनके दरमियान में अगर आप देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही होंगी। ये जो डॉटेड लाइन है इनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे आपको पेप्टाइड बांड नजर आ रहे होंगे कि मतलब डिफरेंट अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बांड से जुड़े होते हैं। और इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस होती हैं उनके एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो द ओवरऑल 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। कि जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। The tertiary structure is primarily due to interaction between R group of amino acids and that make up of protein। कि ये क्या होता है, इसके अंदर अगर हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन अल्काइल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स के जो अमाइनो एसिड्स के अल्काइल ग्रुप मौजूद होते हैं, आर ग्रुप मौजूद होता है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक प्रोटीन को बनाते हैं। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये हमारे पास जो है ये टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। इंपॉर्टेंस टू टर्शरी स्ट्रक्चर आर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। कि इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। हाइड्रोफोबिक कैसे हो सकता है, जो वाटर रिपेलेंट हो, कि वाटर से खौफ खाता हो, कि वाटर के अंदर जो डिजॉल्व नहीं हो सकता। इन विच अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप क्लस्टर टुगेदर ऑफ एन इनसाइड द प्रोटीन। कि इसमें जो है अल्काइल ग्रुप जो नॉन पोलर है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, लिविंग हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड ऑन आउटसाइड ऑफ इंटरेक्शन। और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो वाटर लविंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनको बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। और जो बाहर वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सराउंडिंग जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, के जो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये क्या है, कोवलेंट लिंकेज बिटवीन सल्फर। के जो 2 सल्फर के एटम होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ये 2 चेन के दरमियान में होता है, कंटेनिंग साइड चेन ऑफ सिस्टीन आर मच स्ट्रॉन्गर देन द अदर टाइप ऑफ बॉन्ड दैट कंट्रीब्यूट टू टर्शरी स्ट्रक्चर। कि क्या होता है कि डिफरेंट चेन के दरमियान में ये जो डाइसल्फाइड 2 सल्फर के एटम के दरमियान में मौजूद जो कोवलेंट लिंकेज है एक बॉन्ड बनाते हैं, जिनको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे जो है नॉन पोलर जो बॉन्डिंग है वो आपको नजर आ रही होगी। इधर देखिए, क्योंकि अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक कार्बन का एक जो क्लस्टर है ये आपस में जुड़ा हुआ है और ये जो है ये इनर साइड पे आ जाता है और इनर साइड पे आने की वजह से ये हाइड्रोफोबिक है। और यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी आप क्लियरली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है डॉटेड लाइन में। और इसी तरह आपको यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज भी नजर आ रहा होगा। कि ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इसको समझने के लिए जरूरी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर अलहदा नहीं होता, सेकेंडरी अलहदा नहीं होता, टर्शरी अलहदा नहीं होता। प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, देन ये मजीद ये इसके अंदर क्वाइलिंग आती है, फोल्डिंग आती है, ये सेकेंडरी बनता है, ये मजीद कम्प्लेक्स होता जाता है, ये टर्शरी बनता है और मजीद ये कम्प्लेक्स होता जाएगा, ये क्वाटर्शनरी स्ट्रक्चर बना देगा। इसी तरह अगर हम क्वाटर्शनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, when multiple polypeptide chain सब यूनिट come together, कि जब डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, then the protein attain its frequent quaternary structure, कि जो प्रोटीन होगी वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाएगी।
कि मतलब डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ेंगे। पहले हमने बात की थी कि जो चेन थे वो एक दूसरे से आपस में एटम की वजह से कि अल्काइल ग्रुप की वजह से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, मगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन हैं उनके सब यूनिट कम टुगेदर एक दूसरे से करीब आएंगे और एक दूसरे से जुड़ेंगे। इस तरह का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा इसे हम क्या कहेंगे? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना होगा। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड एंड इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट ऑफ ईच अल्फा एंड बीटा टाइप। कि हीमोग्लोबिन जो है एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है, रेड ब्लड सेल का बेसिक पार्ट है, और इसका जो सेंट्रल एटम होता है वो आयरन होता है, Fe होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारी बॉडी से बाहर खारिज करने में मदद करना। और ये 4 सब यूनिट्स से मिलके बनी है, जिसमें 2 अल्फा है और 2 बीटा टाइप के हैं। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा होगा कि ये जो है अल्फा है, ये वाला पोर्शन, ये अल्फा टाइप 1, अल्फा टाइप 2, बीटा टाइप 1, बीटा टाइप 2। तो मतलब ये 4 डिफरेंट सब यूनिट्स आपस में कलेक्ट हुए हैं और उन्होंने एक प्रोटीन को बनाया है। और ये जो स्ट्रक्चर है इस प्रोटीन का, इसे हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। देन इन द वेरी लास्ट हम बात करेंगे डिनेचरेशन एंड प्रोटीन फोल्डिंग, कि ये प्रोटीन डीनेचर कैसे होती है, ये प्रोटीन खराब कैसे होती है, टूटती कैसे है। अभी तक तो हमने बात की कि ये एक दूसरे से फोल्ड हुई होती है, देन हम देखेंगे कि ये डीनेचर कैसे होती है। ईच प्रोटीन हैज इट्स ओन यूनिक शेप, कि हर प्रोटीन की एक स्पेसिफिक शेप होती है, एक खास शक्ल होती है उसके अमाइनो एसिड्स की वजह से। इफ टेम्परेचर और पीएच ऑफ अ प्रोटीन्स इन्वायरमेंट इज चेंज, कि अगर तो जो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद टेम्परेचर है, पीएच है, वो चेंज हो जाता है, तो उसके टेम्परेचर और पीएच के चेंज होने की वजह से, सैलिनिटी की चेंज होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है? If it is exposed to chemical, these interaction may be disrupted, कि अगर किसी केमिकल के साथ इंटरेक्ट कर जाए पीएच की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, तो क्या हो सकता है कि इनका जो प्रोटीन का इंटरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, causing the protein to lose its 3-dimensional structure, के जो इसका 3-dimensional structure होता है वो टूट जाता है and turn back into an unstructured string of amino acid, कि इनकी जो एक फोल्डिंग हुई होती है, क्वाइलिंग हुई होती है, वो रीओपन हो जाती है, वो दोबारा से खुल जाती है, जो इनकी स्ट्रक्चर बनी होती है वो इनसे छिन जाती है। वो स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद ये दोबारा से अमाइनो एसिड्स की एक रिंग बना देते हैं, एक चेन बना देते हैं। When a protein loses its higher order structure but not its primary sequence, और ये हमें पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोटीन का जब वो डीनेचर होती है तो उसके अंदर मौजूद जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, कभी भी इनके अंदर मौजूद जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो नहीं टूटता, क्योंकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वैसे ही मौजूद रहते हैं, सिर्फ जो हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं वो रीओपन होते हैं, वो खुल जाते हैं, अनवाइंड हो जाते हैं, वो सिर्फ लूज होते हैं, तो जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर हो जाती है। डीनेचर प्रोटीन आर यूजुअली नॉन फंक्शनल, के जो डीनेचर प्रोटीन होती है वो नॉन फंक्शनल होती है, किसी काम की नहीं होती, मतलब वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी सीक्वेंस ही नहीं होती उस हिसाब से जिसमें उन्हें फंक्शन परफॉर्म करना होता है।